Hello everyone, I'm Dr. Shruti. I welcome you all to my channel. This is my first video in which I will talk about FERA and FEMA. In this video, I will cover all the aspects of FERA and FEMA such as objectives and laws under FERA and FEMA. I will also talk about journey of transition from FERA to FEMA. Let's start. किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को चलाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दिस इज द रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, मैनेज एंड रेगुलेट अवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉट टू इम्पॉर्टेंट इनैक्टमेंट, वन फेरा, सेकेंड फेमा। फेरा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा को 1947 में लाया गया टू रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। 1947 से 1973 तक फेरा में कई बार चेंजेस और अमेंडमेंट्स किए गए, जिसके रहते 1973 में फेरा को एक बार नया रूप दे दिया गया, विच इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम फेरा एक्ट 1973। 26 साल बाद 1999 में फेरा को बदल फेमा बना दिया गया। फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं फेरा और फेमा में एक शब्द का अंतर है। आर इन फेरा स्टैंड्स फॉर रेगुलेशन एंड एम इन फेमा स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि फेरा के समय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट यानी कंट्रोल किया जाता था, जबकि फेमा के समय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मैनेज किया जाता था। अब ये रेगुलेट और मैनेज कैसे किया जाता था, ये जानने के लिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट और मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार द्वारा आरबीआई को सौंपी गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स अंडर फेरा। फेरा को लाने का मुख्य उद्देश्य था टू रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बट दिस वॉज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। Another important objective under FERA was to conserve the foreign exchange reserves. उस समय भारत सरकार के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ही कम मात्रा में थे, जिसके रहते भारत सरकार चाहती थी कि किसी भी तरीके से फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मिसयूज ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फेरा के अंतर्गत जो लॉज बनाए गए वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट यानी कठोर बनाए गए। Now I will talk about the laws under FERA. फेरा के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन करने को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, एंड अंडर क्रिमिनल ऑफेंस द पर्सन इज कंसिडर्ड एज कन्विक्ट अनलेस एंड until he proves his innocence. Moreover, the government has authority to arrest the person without even issuing warrant. There is a provision of maximum 7 years of imprisonment, and that too non-bailable. And the most important under this is it is non-compoundable, which means where an imprisonment cannot be avoided by paying fine. Now we will talk about the transition of FERA to FEMA. FERA को FEMA में बदलने के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, FERA के कठोर नियम, जिसके रहते it was serving as a hindrance to the growth of the economy of the country. इस फेरा के कठोर नियमों के कुछ और पहलू भी सामने उभर कर आए, जैसे कि यदि किसी बड़े एंटरप्रेन्योर को 7 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है विदाउट इवन गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिज इनोसेंस, देन उसका बिजनेस चौपट हो जाता है और उसके बिजनेस से आने वाला टैक्स और रेवेन्यू बंद हो जाता है। मोरओवर, उस पर निर्भर करने वाले सभी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जिसके रहते भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाता है। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए फेमा के अंतर्गत लॉज को लिबरलाइज किया गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉज अंडर फेमा। फेमा के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन करने को सिविल ऑफेंस माना जाता था, एंड अंडर सिविल ऑफेंस द पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड एज कन्विक्ट अनलेस एंड until he is proven guilty. In this also there is a provision of maximum 7 years of imprisonment, but that is bailable. And the most important in this, it is compoundable, which means an imprisonment can be avoided by paying fine. फेरा को फेमा में बदलने का दूसरा मुख्य उद्देश्य था चेंज इन इकोनॉमिक सिनेरियो।
1991 में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और 1995 में डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत ही ओपन अप हो गया था, जिसके रहते इट बिकेम इम्पॉर्टेंट टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्टिव्स अंडर फेरा टू सूट द न्यू इकोनॉमिक कंडीशंस. Now we will talk about the objectives under FEMA. The objective under FEMA was not only to conserve the foreign exchange reserves but also to look for new opportunities through which a new foreign currency can be earned and also to maintain a balance between the inflow and outflow of foreign currency. In order to maintain this balance between the inflow and the outflow of foreign currency, RBI has divided this into two parts. One, current account, another, capital account. All the transactions which are of a smaller amount are kept under current account and all the transactions which are of a heavy amount are kept under capital account. Most of the transactions under current account are freely transferable and it is least regulated, while the transactions under capital account are highly regulated by RBI. Under current account, the amount of money spent up to the amount of $2.5 lakh is freely transferable. The money required for the purpose such as traveling abroad, education abroad, medical treatment abroad or remittance to relatives abroad or even for the purpose of making payment for the goods imported. This is freely transferable and there is no need of a permission to be taken by the RBI for this purpose. Under capital account, the amount of money required for the purpose of making investment abroad, purchase of property abroad or acquiring loan in the foreign currency, and the money required for all these purposes required prior approval to be taken by the RBI because it is highly regulated. So this is how foreign exchange market is regulated and managed by RBI. So here I end this topic. I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. Thank you everyone for watching my video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.